वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी डुमरियागंज से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, बांसी के लोकप्रिय विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक सोरठगढ़ श्री विनय वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष युद्धवंशी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, रतन सेन इंटर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती रानी वसुंधरा कुमारी जी, चेयरमैन सहकारी जिला सहकारी बैंक कुंवर विक्रम सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शिवनाथ चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दीपक मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रज बिहारी मिश्र जी, लालजी त्रिपाठी जी, गोविंद माधव जी, नरेंद्र मणि जी, श्रीमती पूजा पाल जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, कन्हैया पासवान जी, राम निवास यादव जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में बांसी, डुमरियागंज, इटवा, कपिलवस्तु, सोरठगढ़ से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा सिद्धार्थनगर में मुझे आज एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, भगवान बुद्ध ही राजकुमार सिद्धार्थ हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। और यह आप सबका सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नाम पर बने हुए उनके बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर जिस जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर है, इस जनपद में जन्म लेने, इस जनपद में आगे बढ़ने और सेवा का एक सौभाग्य अपने आप में जीवन को धन्य धन्य करता है। बहन और भाइयों, आज से 2500 वर्ष पहले जो जनपद अपने वैभव के लिए विख्यात था, जो क्षेत्र, जो राज्य अपने वैभव के लिए विख्यात रहा होगा, क्या कारण है कि वह
आजादी के बाद 75 वर्ष तक विकास के लिए तरसता रहा, आकांक्षात्मक जनपद बनकर के रह गया। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के लिए, स्वावलंबन के लिए वह जनपद पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। बहन और भाइयों, विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिन पर बांसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांसी रतन सेन इंटर कॉलेज एक समृद्ध परंपरा रही है यहां की, और उस परंपरा के साथ इस इंटर कॉलेज में मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, एक बड़ी परंपरा और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज प्रातः काल में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर नागरिक के मन में स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर के परमार्थ के लिए, देश और दुनिया के लिए कुछ किया जा सके, देश के बारे में सोचा जा सके, इसके लिए एक भावना पैदा हो, इस प्रकार का भाव पैदा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आज लखनऊ में 30,000 युवा उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बना था। 30,000 युवा। एक ही स्लोगन था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। बहनों और भाइयों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी दिन है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 लखनऊ के काकोरी में अंग्रेज जो खजाना भारत का लूट करके इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस खजाने को भारत की स्वाधीनता के यज्ञ में लगाना है। इसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने उस समय उस खजाने को अपने हाथ में लेकर के क्रांतिकारियों को भारत की आजादी के लिए उसे अर्पित किया था। बहनों और भाइयों, जो महान क्रांतिकारी अपना जीवन दांव पे लगा करके भारत को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेजों ने तो उसे डकैती कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने भी उसे डकैती कहा।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने काकोरी डकैती की घटना का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में लेकर के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। भारत माता के उन महान सपूतों को याद करिए। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, वे सत्ता के मद में इतने मशगूल हो गए, हर संस्था का नाम अपने खानदान के नाम कर रहे थे। उन्हें क्रांतिकारियों के स्मारक नहीं दिखाई दिए, उन्हें क्रांतिकारियों का स्मरण नहीं आया, भुला दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को बुला दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को बुला दिया गया, अस्माउल्लाह खां को बुला दिया गया, चंद्रशेखर आजाद को बुला दिया गया, सुखदेव राजगुरु को भुला दिया गया, वीर सावरकर को भुला दिया गया, और महाराज सुहेलदेव को वे लोग भूल गए, निषाद राज गुहा को भूल गए, वीरांगना उदा देवी पासी को भूल गए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को ये लोग भूल गए, वीरांगना झलकारी बाई कोरी को ये लोग भूल गए। सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है, तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत की गुलामी के दो कारण थे। एक कारण था अंतर्विरोध, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कुप्रवृत्ति, और दूसरा अपने ही संस्थाओं के प्रति षड्यंत्र करने की भाव। हर व्यक्ति इस बात को मानता था, जिन लोगों का दायित्व था देश को दिशा देने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वही लोग उस समय समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। देश गुलाम हुआ, सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से चली एक लड़ाई, कभी मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, जो चिंगारी गोरखपुर में बंधु सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी बिठूर में त्याता टोपे के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह चिंगारी आगे बढ़ती गई। और चिंगारी का परिणाम था कि लगातार किसी न किसी जनपद में क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की चूलों को हिलाने का काम किया जाता रहा। ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की घटना, 1925 में लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, और ये लगातार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार चलता रहा। और आज उसी 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि है, जो बहनों और भाइयों, हर नौजवान को अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए उन अमर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूले थे।
याद करना, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को आजादी की इस लड़ाई में समर्पित किए थे। और आज जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। जिस भारत के बारे में दुनिया की राय थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है, यह भारत विरोधियों के सामने टिक नहीं पाएगा, आज वह भारत सीना तान करके अपने विरोधियों के सामने खड़ा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये किसके कारण? जिस भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस ने चौपट कर दी थी, उस भारत को आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो चुका है, आज वह भारत मजबूती के साथ खड़ा होकर के युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के खड़ा है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज के एक लंबी श्रृंखला के साथ खड़ा है। वह भारत आज निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन करके दुनिया के सभी प्रकार के निवेश को अपने आवंटित कर रहा है। ये भारत में अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला हुआ अभियान है, जिस अभियान के कारण बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से उभर करके आज वे लोग भारत के अंदर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़े हैं। आखिर इन 25 करोड़ लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, 2014 के पहले उस बदहाली का कारण कौन था? कौन था उस बदहाली का कारण? अगर मैं कुछ आंकड़े यहां पर दूं, उन आंकड़ों के माध्यम से हम सद अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया था। एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उद्यमिता के लिए कांग्रेस ने देश के अंदर लगभग 55 से 60 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई उनके दिमाग में कोई विजन नहीं आया। बहनों और भाइयों, आज के युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की। आज के युवा की आवश्यकता है उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्किलिंग की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, नौकरी मिले, उद्यमिता के अवसर हो। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 17 करोड़ लोगों को देश के अंदर जॉब मिली है, 17 करोड़ लोगों को। बहनों और भाइयों, कौशल विकास के माध्यम से
2014 के पहले स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और आज मैं कह सकता हूं यूपी समेत पूरे देश के अंदर 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 15,000 से अधिक आईटीआई है और आईआईटी की संख्या अब 16 से बढ़कर के 23 हुई है और आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 22 हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 में 431 मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर थे और 2025 में ये 431 मेडिकल कॉलेज बढ़कर के आज 818 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। एम्स 7 थे देश के अंदर, आज ये 7 एम्स कांग्रेस ने 1 बनाया, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुंचाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, एमबीबीएस की सीट 2014 के पहले देश के अंदर कुल 51,348 थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 1,28,926 युवा मेडिकल में एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करता है। पीजी की सीट एमडी और एमएस के लिए 2014 के पहले केवल 31,185 युवाओं को अवसर मिलता था और आज 85,822 युवाओं को पीजी में प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज जब युवा अब केवल जॉब सीकर नहीं है और केवल जॉब के लिए भटकता नहीं है, आज का युवा जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने युवा को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाएंगे और आज हमारा युवा जॉब देने वाला बन चुका है। भारत के अंदर जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम विकसित हुआ है, आज आप देख सकते हैं और उस इकोसिस्टम के माध्यम से कितनी तेजी के साथ भारत ने उसका विस्तार किया है। यह अत्यंत हम सब लोगों को देख करके, युवाओं की प्रतिभा को देख करके हम लोगों को लगता है कि चाहे वह पीएम स्टार्टअप की स्कीम हो, पीएम स्टैंडअप की स्कीम हो, डिजिटल इंडिया की स्कीम हो, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हो या फिर मिशन रोजगार के अंदर इन युवाओं के लिए नौकरी देने के बाद आज बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, आप तो बताइए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। 17 के पहले यूपी के युवाओं के साथ यही होता था। यूपी का युवा यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाता था। कोई नहीं कहता था मैं सिद्धार्थनगर का हूं, कोई नहीं कहता था मैं बस्ती का हूं,
नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था। हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा। गरीब की जमीन पर कब्जा होता था। लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता ये प्रदेश की पहचान थी। पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। मैं कल मेरठ में था जिसकी चर्चा श्री जगदंबिका पाल जी कर रहे थे। पिछले 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने के लिए। 3 करोड़ हर हर बम बम का नारा करते हुए शिव की भक्ति में झूमते हुए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है। कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी इसको बैन कर देती थी। हमने कहा नहीं, बैन नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप याद करिए, डुमरियागंज हो, बांसी हो, इटवा हो, कपिलवस्तु हो, सोरठगढ़ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें जाना पड़ता था। हमेशा यहां दुर्गा पूजा के समय, रामलीला के लिए या किसी अन्य अवसर पर दंगे फसाद होते थे। पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। आज यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। व्यापारी की संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले ये सब नहीं था। 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस ने इतना ही नकारात्मक वातावरण बनाया हुआ था। देश के बाहर युवा नहीं जा सकता था, पहचान का संकट था। एक भ्रष्ट देश के रूप में, कमजोर देश के रूप में कांग्रेस ने भारत की पहचान पे धब्बा लगाया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। कोई सोचता था माधव बाबू के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में बनकर के तैयार है और कार्य कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भगवान बुद्ध का प्रसाद आज आपके सामने काला नमक चावल
मैं देख रहा था काला नमक चावल 1 किलो का दाम 200 रुपया मिल रहा है। 1 किलो का दाम 200 रुपया, और डिमांड इतनी है कि उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हमने यहां पे इसके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर स्वीकृत किया है। फिर से कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध की थीम पार्क के साथ ही विपश्यना का केंद्र बने, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, बेसिक शिक्षा की हालत क्या थी 2017 के पहले, और समाजवादी पार्टी ने तो उस समय घोषणा कर दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी नकल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के सामने इन्होंने संकट खड़ा किया था। उन्हें स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सारे अवसर समाप्त कर दिए थे, और नौकरी आती थी तो समाजवादी पार्टी का सफाई सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, चाचा भतीजे की लूट, युवा या तो पलायन करने के लिए मजबूर होता था, या युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख सरकारी नौकरी, और ये सरकारी नौकरी आपके सिद्धार्थनगर के नौजवानों को ही प्राप्त हुई है। आज जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बहनों और भाइयों, नियुक्ति पत्र में सिद्धार्थनगर का नौजवान भी होता है, और मैं पूछता हूं कहां से हो, तो नौजवान बोलता है कि बाबा बांसी से हैं। उनमें से बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जिनके पिता, जिनके भाई सिद्धार्थनगर के अंदर आंदोलनों में हमारे साथ खड़े होते थे, देखते थे, मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता है कि आज उसके परिवार का वारिस अपने परिश्रम से नौकरी प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पे विकास की एक नई लहर चली है। गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जनपद होते हुए शामली तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। 6 लेन का बनेगा ये, और 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर 8 लेन तक बढ़ेगा। वहां से शामली से फिर आगे अंबाला होते हुए आगे तक जाएगा, और गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगा। आपका जनपद भी उसके साथ जुड़ा है, और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम सिद्धार्थनगर से बांसी होते हुए, बस्ती होते हुए, अंबेडकर नगर होते हुए, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट तक, इसको भी हमने, इस मार्ग को भी लिया है। बहनों और भाइयों, आज विकास की कमी नहीं, विकास के लिए आपके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके राजा जयप्रताप सिंह जी बांसी से, कपिल वस्तु से श्री श्यामधनी राय जी, सोरठगढ़ से श्री विनय वर्मा जी, और सांसद के रूप में पाल साहब का तो कहना ही क्या है। दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं, एक एक स्कीम को लेके आते हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं ITI, कहीं पर विकास की योजना के लिए हॉस्पिटल, कहीं पे CM कंपोजिट विद्यालय, और अब तो हमने कहा है यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो, या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो,
आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी 1 घंटा देगा, एसपी 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। एसडीएम जो यूनियन स्टेट की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने पास किया है, वे भी बना वहां आकर के एक क्लास लेंगे। डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बना है, वह एक क्लास लेगा। इंजीनियर जो आईआईटी जेई से पास होकर के आज इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है, वह भी वहां देगा। बैंक के पीओ वह भी आकर के वहां पर नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे। और अब तो आईटीआई, कोई सोचता था आईटीआई में, कोई सोचता था आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, रोबोटिक के बारे में बताया जाएगा, 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपके जनपद में भी हुआ है। 2 आईटीआई को हमने इसके साथ जोड़ा है और अभी पॉलिटेक्निक को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। बहनों और भाइयों, हमने तय किया है गरीब के बच्चे के लिए, हमने तय किया है हमारा जो युवा स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के माध्यम से निकलेगा, हम उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए ईआई के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक या फिर जितनी भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें तो से पारंगत बनाएंगे ही बनाएंगे। स्नातक के नौजवान, जितने भी नौजवान हैं, इन नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं हैं, उन स्कीम के माध्यम से वो जान पाएगा। मेधावी बेटियों के लिए हम बहुत शीघ्र स्कूटी लेकर के आ रहे हैं। स्नातक में पढ़ने वाली बेटियां, आप गरीब की बेटी भी अपनी स्कूटी से विद्यालय जा पाएगा। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता है, क्योंकि सेंधमारी करने का वो समय समाप्त। जब लोगों में कहावत थी कि देख सपाई बिटिया घबराई, अब सपा का नहीं, अब ये राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का समय है। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरा कोई अन्य स्थान नहीं। आज गरीब को राशन मिल रहा है। प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को राशन, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा 5 लाख रुपए की हर वर्ष उपचार की, किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके उपचार करा सकता है। 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश के अंदर आवास दिया है और 6 लाख और स्वीकृत कर दिए हैं। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था गरीब के घर में चूल्हा जलेगा रसोई गैस से? कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? और इस सीजन में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाप के कारण सिद्धार्थनगर जनपद में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, यह सीजन तो हर परिवार के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे, सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कानों में कभी भी जू नहीं रेंगा, कभी इनको उन बच्चों के प्रति संवेदना नहीं थी। यही तो बच्चे आज बड़े हुए हैं, यही बच्चे आज युवा हैं, जिन बच्चों को डबल इंजन सरकार ने आज जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा दी है। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक यूपी में केवल 41 मेडिकल कॉलेज बने थे। और बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में यूपी के अंदर
हमने 83 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। ये संख्या 83 पहुंची है। ये बताता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होती है तो सरकार कर सकती है। अब वही प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थनगर जनपद, जो आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके विकास के पायदान पर अग्रणी जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बहन और भाइयों, ये विकास की प्रक्रिया निरंतर चलेगी और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे बांसी के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, आपने 2024 में सी जगदंबिका पाल जी को सांसद बनाया। मैं सिद्धार्थनगर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में हमें 3 विधायक दिए। विकास के कार्यों को गति हम बढ़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है। विकास होता तो अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र को ये लोग बाधित नहीं करते। आप सोचो, हमने 59,000 करोड़ का एक अनुपूरक बजट हम लेकर के आए थे। 59,000 करोड़ में युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हम पैसा लेकर के आए थे। आशा वर्कर के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, गांव के चौकीदार के लिए, रसोईया के लिए और कोटेदार के लिए भी इंसेंटिव बढ़ाने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की थी। समाजवादी पार्टी ने उसमें रोड़े अटकाए थे। बहन और भाइयों, अगर डुमरियागंज और इटवा में भी कमल खिला होता तो एक गति आगे बढ़ी होती, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी होती, विकास घर घर आया होता। लेकिन मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, मेरे संज्ञान में आया है कि यहां पे बांसी से मिठुअल मार्ग क्षतिग्रस्त है। 28 करोड़ रुपए इसके लिए हम आज फिर से स्वीकृत कर रहे हैं। ये मार्ग हम बनवाएंगे, अच्छा बनाएंगे। डुमरियागंज में भडरिया से बढ़नी चापा मार्ग, यह भी क्षतिग्रस्त है। इसके लिए 24 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। इटवा में बढ़िया से गोड़ा बाजार मार्ग, ये क्षतिग्रस्त होने के कारण यह भी आवागमन बाधित है, इसको भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायकों ने, सांसद जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, पदाधिकारियों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उन सब पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं आज आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, एक सकारात्मक भाव के साथ, बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर गरीब, हर गांव, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध ये डबल इंजन की सरकार आज जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, क्रांतिकारियों के सपनों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए आप सभी इस अभियान का हिस्सा बने। और उस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए आपका आह्वान करती है। आपका आशीर्वाद अगर इन लोगों को प्राप्त होगा तो आपको विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्किलिंग के लिए, निवेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुरक्षा और सुशासन के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमने 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने परिवर्तन देखा है और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के परिवर्तन के आप सब साक्षी हैं। उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर जनपद वासियों का, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, कपिलवस्तु, सोरठगढ़ से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपको प्रदेश, देश की आजादी के 80वें स्वाधीनता दिवस की मैं अभी से अग्रिम
बधाई देता हूं और आपसे आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। ये भारत की आन बान शान का प्रतीक है। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।